हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 7 सितंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। तो आज जन्माष्टमी है, आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी करे भगवान आगे। और चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है। एशियान अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी। तो ये वाला देखेंगे, आईआर से रिलेटेड है। ये आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि जब भी फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, दूसरी कंट्री से रिलेटेड होती है, तो वो आईआर से रिलेटेड होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक्ट एशियन अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ऐसा कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? पहले एशियन का फुल फॉर्म आपको देखना है क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब किसके एसोसिएशन की बात की जा रही है? जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके एसोसिएशन की बात की जा रही है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब क्या कहा जा रहा है कि जो एशियन है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है किसका? इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। ठीक है, अब देखो ऐसा किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को, एज ही लेफ्ट फॉर इंडोनेशिया टू अटेंड 20th एशियन इंडिया समिट। अब वो कहाँ गए हैं? जो अटेंड करने के लिए एशियन इंडिया समिट, जो कि 18th ईस्ट एशिया समिट होने वाला है। कहाँ होगा ये? जकार्ता में। तो वो इंडोनेशिया के लिए गए, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग पहले से न्यूज़पेपर हमारा देखते रेगुलरली उनको पता है कि जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगता है वहाँ पे हम स्टार बना देते हैं। अब जैसे इसमें से क्या क्या पॉइंट हमारे यूपीएससी के लिए निकलता है, पहले एशियन के बारे में जानो। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म से आपको क्या पता चला? देखो जैसे पता चला ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कि हमें ये पता चला कि एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। ठीक है, उनके मेंबर्स हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है किसका? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, अब ये देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडोनेशिया के लिए गए, निकले किसके लिए? अटेंड करने के लिए जो 20th एशियन इंडिया समिट है और 18th ईस्ट एशिया समिट है। दो चीज़ें हैं, 20th एशियन इंडियन है और 18th कौन सी है? ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में। ओके, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। कई बार जो हम स्टेट पीसीएस वगैरह देते हैं और यूपीएससी में भी तो भी फैक्ट्स आने लगे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हमें प्लेसेस भी ध्यान में रखनी है। मिस्टर मोदी विल मीट विद लीडर्स ऑफ 10 एशियन कंट्रीज़। तो वो 10 एशियन कंट्रीज से मिलने वाले हैं थर्सडे को। ठीक है, आज थर्सडे है। ओके, फॉलोड इमीडिएटली बाय द ईस्ट एशियन देखो यहाँ EAS का फुल फॉर्म क्या है? ईस्ट एशिया समिट मीटिंग विच इंक्लूड लीडर्स ऑफ ऑल एशियन नेशन। जैसे जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रेलिया होगी, चाइना होगी, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड रशिया एंड US। तो ये सारी कंट्रीज़ भी इसमें इंक्लूड है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वाइल मिस्टर मोदी विल रिटर्न इमीडिएटली आफ्टर द समिट सो एज टू बी इट दिल्ली इन द टाइम फॉर द अराइवल ऑफ गेस्ट ऑफ द G20 समिट। अब उसके जस्ट बाद वो इंडिया वापस आएंगे क्योंकि G20 की समिट के लिए सारे कंट्री के जो लीडर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेनी लीडर्स प्रेजेंट इन द इंडोनेशिया एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको हिमसेल्फ विल ऑल्सो ट्रेवल टू दिल्ली ऑन फ्राइडे। तो वो भी जो जहाँ पे जैसे अभी इंडोनेशिया में हो रहा है ना ये एशिया इंडिया जो समिट है, तो उनको भी इंडिया आना है, तो वो क्या करेंगे? फ्राइडे तक आएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जाननी है। अब जिनका देखो, जैसे जिनका PSIR ऑप्शनल है तो उनको तो IR की सारी अपडेट रखनी ही है, लेकिन जो UPSC का GS पेपर 2 होता है, आपको पता है GS पेपर 2 में जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस और IR भी आता है, तो उसके लिए हमारा अच्छा अगर आपका IR बढ़िया रहेगा, जो कि न्यूज़पेपर से ही कवर हो सकता है। IR के लिए आपको कोई स्टैटिक ऐसा है नहीं। आपको देखो स्टैटिक में जाना पड़ता है कि हाँ चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, पर हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें स्टैटिक और डायनामिक हमारा दोनों कवर होता है। कैसे? जैसे स्टैटिक कुछ भी आया रहता है तो वो कई बार लिंक कर देते हैं किससे? डायनामिक का स्टैटिक पोर्शन से लिंक कर देते हैं और शॉर्ट नोट भी हम कवर करते हैं। और एक चीज़ इसमें और बेनिफिट है कि अगर हमारा कोई भी आता है, जैसे क्वेश्चन आता है मेंस में, अगर हमें स्टैटिक उसका नहीं भी याद है, हमें करंट की सारी चीज़ें याद है डायनामिक, तो हम उसको भी लिख के आएंगे, तब भी हमें अच्छा खासा नंबर वहाँ पे मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कल हमने कवर किया था जो भारत, जो उस पर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत और इंडिया, ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर से देखो एडिटोरियल में आया है इससे रिलेटेड, इंडिया भारत एंड होस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन। देखते हैं इनमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसने इस आर्टिकल में बात की, इस न्यूज़ आर्टिकल में, उनका नाम है विवेक
कज्जू, और वो रिटायर्ड IFS हैं, ठीक है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस में है ये, तो इन्होंने पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, हम एक बार पढ़ेंगे इसको। अब बताया जा रहा है देयर इज़ अ हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन एसोसिएशन विद द वर्ड भारत एंड इंडिया, ये हम सबको पता है ऑलरेडी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, पॉलिटिकल डायमेंशन हैज़ बीन एडेड टू दीज नेम्स, कि एक पॉलिटिकल डायमेंशन जो है वो क्या क्या है, नेम वर्ड अराइजिंग out of some opposition parties coming together under the banner and acronym India for the अब इंडिया के लिए क्या बोल रहा है, for the Indian National Development Inclusive Alliance, ठीक है, फुल फॉर्म बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया का इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, याद कर लेना अगर आपको वो रहे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर दीज पार्टीज इन द अपोजिशन द प्रेसिडेंटेड यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अभी इनविटेशन कार्ड जो है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, तो इसमें कहा जा रहा है इंस्टीड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, एज सीन इन द इनविटेशन कार्ड बाय प्रेसिडेंट टू द हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर फॉर एन ऑफिशियल बैंक्वेट ऑन द ओकेजन ऑफ G20 पे ऐसा किया गया है, G20 समिट के लिए, अकाउंट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कंसर्न दैट इंडिया में बिकम पॉलिटिकली पोटेंट, keeping politics outside, it would be useful to examine some of the other aspects mentioned in the first sentence to arrive at the degree of clarity of भारत एंड इंडिया। अब देखो कल हमने जो कल या परसों में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये चीज़ लोग भूल रहे हैं। फ्रॉम दी पेजेस ऑफ हिस्ट्री बताया जा रहा है, अ ब्रीफ लुक एट दी कॉन्ट्रोवर्सी रेज्ड बाय द मुस्लिम लीग ओवर द नेम इंडिया, तो मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम थी नेम इंडिया इन 1947 वुड बी इन ऑर्डर, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, जब ट्रांसफ़र किया गया पावर ब्रिटिश से इंडिया को 1947 में, वॉज थ्रू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन डिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू किया गया। इट क्रिएटेड 2 डोमिनियन, ठीक है, 2 डोमिनियन क्रिएट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, आपको पता है पार्टीशन की बात, तो इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन क्रिएट हुआ। इसमें कहा जा रहा है एंड रिलीज द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, तो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के लिए मतलब जो प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया कि वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, देयर बाई टेक्निकली मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। एट द सेम टाइम ब्रिटिश एडवाइज द प्रिंसली स्टेट, उन्होंने क्या प्रिंसली स्टेट को क्या एडवाइस किया, ज्वाइन वन ऑफ 2 डोमिनियन, कि दोनों में से किसी एक डोमिनियन को तुम क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। मोस्ट डिड सो दिस August 15, 1947, thus 2 dominion came into begin in what was British India and princely state in the sub कंटिनेंट। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, स्टैटिक पार्ट तो आपको कहाँ से कवर करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको स्पेक्ट्रम में जाना है मॉडर्न हिस्ट्री के, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस भी है वहाँ पे एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से कवर कर लेनी है। अब जैसे कि पार्टीशन के टाइम की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको जाके वहाँ से क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान लीडर फेवर दैट इंडिया शुड बी नेम्ड ईदर हिंदुस्तान और भारत, तो पाकिस्तानी लीडर ने फेवर किया कि इंडिया जो नाम है उसको क्या करना चाहिए, या तो हिंदुस्तान नाम रखना चाहिए या फिर भारत रखना चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट 2 सक्सेसर स्टेट एंड इमर्ज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और भारत, ठीक है। तो जैसे 2 डोमिनियन बना था, एक ने अपना नाम पाकिस्तान रखा और दूसरे को कहा गया या तो हिंदुस्तान अपना नाम रख ले या भारत रख ले, ठीक है। इंडिया पोजीशन ऑन that it was successor state to British India in terms of international law and that Pakistan had succeeded from India. Hence, while India retained its international personality, including its membership of UN, Pakistan, as new state created through succession, would have to take a step to acquire an international personality. The matter was finally decided in India favor. तो इंडिया के फेवर में मैटर डिसाइड हुआ and Pakistan was compelled to take steps in establish international status, including applying for the membership of UN, which incidentally अफगानिस्तान अपोज, जिसको अफगानिस्तान ने क्या किया, अपोज किया। तो मतलब एक तरीके से कि सारी चीज़ें उसके नाम पे ऑलरेडी मेंशन थी, तो वो चीज़ें वैसी होती चली गई और पाकिस्तान को सब चीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ा। अब क्या कहा जा रहा है, द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग इंडिया, जो हम इंडिया यूज़ करते हैं अपनी कंट्री के लिए, इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी इज़ वाइज एंड कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट।
अब देखो एक चीज़ है, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? हमको तो बचपन से यही पता है ना कि हम इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं और उसका मतलब हिंदी में भारत हो गया, जो हमको एज अ चाइल्ड पता था हमेशा से, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज़ भारत, ओके। इंडिया रिटेन द नेम इंडिया इन ऑल इट्स इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल फ्लोरा, तो वहाँ पे इंडिया ने रिमेन अपना नाम इंडिया ही रखा। लेटेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए, जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है अगस्त 25 को। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट जो किया है उन्होंने ग्रीस पे। इट इज़ अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वेबसाइट एंड इट इज़ इंटाइटल इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट. The last sentence of the document says Prime Minister Narendra Modi extended an invitation to Prime Minister Mitsotakis to visit India in letter of credence English given to the President of India to ambassador design under the lion emblem of the word in Hindi Rashtrapati Bharat गणतंत्रम आर रिटन अंडर दिस वर्ड प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिटन इन द इंग्लिश. तो देखो वही बात कही जा रही है ना कि जब इंग्लिश में लिखी जाती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है तो भारत लिखा जाता है. वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. दस इन हिंदी भारत इज यूज्ड व्हाइल इन इंग्लिश इट यूज्ड व्हाइल इन इंग्लिश इट इज़ इंडिया. तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है. अंडर 58th अमेंडमेंट क्या हुआ? फॉर द अथॉरिटीज़ बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन इट इज़ बेस्ट टू टर्न द 58th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 58th अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का उस 1987 में, उसमें क्या स्टेटमेंट बताया गया? इट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन mention that the Constitution of India was adopted by Constituent Assembly. Constitution of India was adopted by Constituent Assembly in English. A हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साइन बाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. उसके बाद हिंदी में भी साइन किया गया. वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड. वो कब पब्लिश किया गया? 1950 में. अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय दैट ऑफ द असेंबली बाय दैट असेंबली. अब देखो एक चीज़ मुझे नहीं लगता अपोज करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो सुपर पावर मानी जाती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ मानी जाती हैं, वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में सारी चीज़ें रखते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि नया टर्म यूज़ कर लिया जा रहा है कि तब अपोज करना ज़रूरी था कि हमारी कंट्री का नाम है, इतने दिन से हम जिस कंट्री मतलब जिसको हम जान रहे हैं, मतलब हम बताते कि हमारी कंट्री है. हमें सबको पता है एक एक बच्चे को कि हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है. द 58th अमेंडमेंट empowered द प्रेसिडेंट टू हैव पब्लिश अंडर द अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज. तो यही सब यहाँ पे बताई जा रही है. अब इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1. ये लाइन आपको आंसर में अपनी ज़रूर लिख देनी है, और अगर प्रीलिम्स में आए तो हमें नहीं भूलना है कि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है. ये लाइन एकदम अच्छे से याद रखनी है. कहाँ पे कहा गया है? आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 में ऐसा कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ ए स्टेट. ये कहाँ कहा गया? आर्टिकल 1 में. ये याद रखना है सबको. द प्राइमेसी इन द फॉर्मुलेशन इज गिवन टू द वर्ड इंडिया. द हिंदी वर्जन ऑफ टाइटल भारत का संविधान आर्टिकल 1 इन हिंदी वर्जन सेड भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. ये हिंदी में लिखा गया है. तो देखो ये हमारे लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. यहाँ से आप खुद देख लो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन हम आराम से अपने आंसर में लिख सकते हैं. पहले लिख देंगे 1 में क्या कहा गया? भारत दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे एंड इन हिंदी वर्जन इट्स मेंशन दैट भारत का संविधान एंड आर्टिकल 1 हिंदी वर्जन रीड भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. द हिंदी अर्थात मीन्स दैट इज़, ठीक है. जैसे बोलते हैं भारत दैट इज़, तो वही अर्थात बोलते हैं, दैट इज़ को अर्थात बोलते हैं, ऐसा लिखा गया है क्लियरली इन दी हिंदी वर्जन. प्राइमेसी इज गिवन टू दी वर्ड भारत. तो भारत को बताया गया. द लॉजिक ऑफ द फॉर्मेशन हैड लेड टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द वर्ड इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड भारत इन हिंदी. अब सेम है सारी चीज़ें हुई हैं. जैसे गैजेट ऑफ इंडिया को क्या कहा गया है? भारत का राजपत्र. तो यहाँ पे क्या कहा गया? जैसे इंग्लिश में है गैजेट ऑफ इंडिया, तो हिंदी में क्या कहा गया है? भारत का राजपत्र. तो यही सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है. अब बताया जा रहा है ट्रू दैट वर्ड इंडिया एंड इट्स वेरिएंट हिंद इन अराबिक ओरिजिन ऑफ फॉरेन ओरिजिन. फिर कहा जा रहा है ड्यूरिंग अफगान एंड मुग़ल रूल क्या चीज़ें हुई. तो सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है. और इंडियन रेनेसेंस मतलब रेनेसा राइज ऑफ कॉन्शियसनेस दैट पीपल लिविंग इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट constituted a single nation as a product of India. Renaissance, one of the streams sought India root as is national Indian nationalism. तो सारी जो है रिस्क ऑफ एलिनेशन G20 invitation is a gate give way. This may begin to
use Bharat in an English language in the government international document. The problem is that they cannot do so internationally unless they officially change the country name to Bharat to drop India. By doing so, they may alienate part of the country which prefer India to Bharat. In any event, the tradition of using India in English and Bharat in Hindi wise and constitutionally correct. Should it change be प्रायोरिटी ना हो? तो मतलब देखो क्या चीज़ें होती हैं आगे, वो तो देखने की बात है, पर ये कहा जाता है हिंदी में हमेशा भारत शब्द यूज़ होता आया है, ये ऐसे ही नहीं उठ के आ गया है। ओके, ब्रिजिंग माल न्यूट्रिशन गैप। ब्रिजिंग माल न्यूट्रिशन गैप की बात यहाँ पे की जा रही है। वीडियो हमारी लंबी हो जाती है जब हम पूरा एक्सप्लेन करने लगते हैं, पर ज़रूरी भी है करना जो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो माल न्यूट्रिशन की बात की गई है, कई बार हमने डिस्कस भी किया है, पर देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। कहा गया इट इज़ ऑफन सेड दैट सिंप्लिसिटी इज़ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। ये लाइन लिख सकते हो आप ऐसे वगैरह में कि इट इज़ ऑफन सेड दैट सिंप्लिसिटी इज़ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन, कि एक सिंप्लिसिटी क्या है, अल्टीमेट फॉर्म है सोफिस्टिकेशन का। एक्सपीरियंस हैज टॉट अस दैट सिंपल थिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी ईजी, कि सिंपल चीज़ें हमेशा आसान नहीं होती, बट आर ऑफन दी मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, पर कई बार बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होती है। इन दिस स्लाइड काउंसलिंग पीपल्स ऑन ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर। के मतलब कहा जा रहा है कि किस किस चीज़ पर फोकस किया जाए, काउंसलिंग पे पीपल्स के, ईटिंग पे, फीडिंग पे, प्रैक्टिस पे, तो एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये सुरुचि सिंह ने लिखा है, ये मतलब ये आर्टिकल उनके द्वारा दिया गया है, सुरुचि सिंह जी के द्वारा, जो कि IAS हैं छत्तीसगढ़ काडर की। तो आप भी IAS बनने के बाद ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स में अपना जो भी लिख के दे सकते हो वो आपका वो पब्लिश करेंगे। ओवर द ईयर गवर्नमेंट हैज़ मेड पेनसेकिंग एफर्ट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, ये बता रही हैं। ये पोषण स्कीम की बात इन्होंने करी है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। फुल फॉर्म आपको याद रखना है पोषण स्कीम का, आप यूज़ कर सकते हो जब भी वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड आए, लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड आए, तो ये सब हम गवर्नमेंट की स्कीम वहाँ पर हम मैंशन करते हैं। ओके, पोषण अभियान है। फर्दर वेरियस एड वन सच एज एग्स है, बनाना है, प्रोटीन पाउडर है, पीनट चिक्की है, जैगरी है, ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस स्पेशल स्टेट बेसिफिक स्कीम। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है इस स्कीम्स के थ्रू। और कहा जा रहा है एन एग्जाम्पल बीइंग मुख्यमंत्री सुपोषण योजना छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, उसकी बात की जा रही है कि बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज स्टिल अ डिस्टेंस ड्रीम। अभी तक नहीं मिल पाई है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। पीपल ऑफन लैक नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिस, कि उनको नॉलेज नहीं है क्या खाना है उस सब चीज़ों के बारे में। मिथ अराउंड फूड एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी टू हाईली प्रोसेस्ड फूड हैव कंपाउंडेड टू द प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैन पोटेंशियली बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। तो आजकल क्या होता है, मोस्टली प्रोसेस फूड खाते हैं जो कि अच्छा नहीं माना जाता। इंपॉर्टेंट रोल द जन आंदोलन और सोशल एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन बीन फेजेड ऑफ द पोषण अभियान। तो पोषण अभियान आपको याद रखना है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018 अ फोकस्ड एंड कोहरेंट SBCC क्या है, यहाँ पे दिया है, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन एक्शन प्लान एसेंशियल टू टेक दी वर्क ऑफ पोषण अभियान फॉरवर्ड। मतलब बता रहे हैं कि जो पोषण अभियान है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018 में ये पाया गया कि अगर आपको SBCC एक्शन प्लान जो है वो इसेंशियल है अगर आपको पोषण अभियान को और आगे ले जाना है और सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज़ सिंपल बट पावरफुल स्ट्रैटेजी एज एक्सपीरियंस इन द डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ जोस। तो इस तरह से बताया गया। लेशन फ्रॉम यहाँ पे देखो बताया जा रहा है सैम क्या है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, उसमें क्या करते हैं। यहाँ पे पोथ ले का अभियान क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। मीन्स हेल्थी चाइल्ड मिशन के बारे में बात किया जा रहा है। और यूनिसेफ का आप मेंशन कर सकते हो चाइल्ड और ये समय मालन्यूट्रिशन में। इट हैज़ टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ छत्तीसगढ़ में सपोर्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है, काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड AWCEs इन दी भीमरेरा सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, वहाँ पे बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इस तरीके से सरपंच, पंचायत सचिव, उन लोग का क्या रोल है उसकी बात की जा रही है।
for the experience highlighted there is a no doubt that model need to be replicate on the larger scale। तो मतलब इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है न्यूट्रिशन को। और आप इसमें देखो न्यूट्रिशन और इन सब से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। आगे आएंगे, ये देख लो यहाँ पे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पे कुछ ना कुछ हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही है। इसमें बात हो रही है हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेज़र करते हैं, समरी यहाँ दी हुई है वो देखेंगे। तो आईएलओ ने क्या डिफ़ाइन किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया है अनएम्प्लॉयमेंट एज बीइंग आउट ऑफ अ जॉब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप जॉब में नहीं है, बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, कि आप जॉब लेना चाहते हैं, एक्टिवली इंगेज इन सर्चिंग फॉर जॉब, और आप जॉब क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। देयरफॉर एन इंडिविजुअल हु हैज़ लॉस्ट वर्क बट डज नॉट लुक फॉर अनदर जॉब इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड। मतलब अगर किसी ने क्या किया है, वो उसकी जॉब चली गई है, हैज़ लॉस्ट जॉब बट वो फाइंड ही नहीं कर रहा है, डज नॉट लुक फॉर जॉब, मतलब उसको चाहिए ही नहीं जॉब, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयड वो कहा जाएगा, ठीक है। बीइंग आउट ऑफ अ जॉब, वो जॉब में नहीं है, लेकिन बीइंग अवेलेबल टू टेक अ जॉब, मतलब वो अवेलेबल है कि उसको चाहिए जॉब, एक्टिवली इंगेज है, सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है कि कोई नौकरी मिल जाए। तो आईएलओ के हिसाब से वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्योंकि आईएलओ ने निकाली है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी निकालती है तो वो हम अपने पहले मेंशन कर देंगे कि आईएलओ ने डिफाइन किया है, तो वो एक पॉइंट आपका वहाँ पे प्लस पॉइंट बन जाता है। द सिचुएशन इज complicated in developing economic according to 2009-10 survey undertaking the NSS. So 33.3% of rural women and 27.2% of urban women aged 15 and above who are engaged in domestic work reported willingness to work if they were made available within the premise of the household, कि वो करना चाहेंगी। These women would not counted among the unemployed because they are not actively working for वर्क। मतलब ये कह रहे हैं कि वो लुकिंग फॉर वर्क, हाँ मतलब वो नौकरी के लिए तलाश नहीं कर रही हैं, तो ये अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगी। मेजरिंग अनएम्प्लॉयड इन इंडिया इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब। तो बोल रहे हैं कि जो इनफॉर्मल नेचर है जॉब का इंडिया में, इसकी वजह से मेज़र करना अनएम्प्लॉयमेंट को टफ पड़ जाता है। अनलाइक डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडिविजुअल डू नॉट होल्ड वन जॉब ईयर अराउंड, तो वो करते रहते हैं जॉब एक के बाद, तो टफ नहीं होता वहाँ पे फाइंड आउट करना। यही सब चीज़ें पूरी बताई गई हैं सारी। अगर किसको पूरी पढ़नी होगी तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ ले। हमारे जो काम का था वो हमने देख लिया, समरी वो क्रक्स दे देते हैं कि क्या ज़रूरी है। G20 की बातें चल रही हैं, टेकिंग G20 टू लास्ट माइल, लिविंग नो वन बिहाइंड। अभी G20 से रिलेटेड ही हमने डिस्कस किया। अभी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जब G20 हो जाएगा उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो हम सारा देखेंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी जब जैसे ये बुक हमारी आती ना योजना कुरुक्षेत्र की, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड ही पूरी आ जाती है। जैसे अभी G20 होगा ना, तो G20 पे पूरा ये बुक ही रहेगा। ऐसे ऐसे करके वो टॉपिक जैसे कुछ भी हुआ रहता है तो उस पर पूरा वो बुक छाप देते हैं। पतली सी होती है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ठीक है। G20 हो जाएगा उसके बाद जो आएगी वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया ने क्या किया है, ड्रॉप किया है टैरिफ यूएस के लेंटिल, आलमंड एंड अभी बाइडन विजिट कर मतलब यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया है, प्राइजेस कम रखी है। रिटायर्ड जजेस राइट टू G20 टू रिपैट्रिएट चिल्ड्रन। तो मतलब क्या हुआ है, अ ग्रुप ऑफ रिटायर्ड जज, ग्रुप है जो रिटायर्ड जज के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, रिटर्न टू द G20 ऑन द इशू ऑफ इंडियन चिल्ड्रन रिमूव फ्रॉम देयर पेरेंट केयर बाई स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी इन वेस्टर्न यूरोप एंड UK एंड नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड। जजेस जो हैं हैव आस्क्ड टू इनिशिएट अ डिस्कशन टू फाइंड अ कंपनसेट सोल्यूशन। तो उनको एक कंपनसेट सोल्यूशन की बात करनी है टू रेप्लिकेट द चिल्ड्रन फॉर किनशिप केयर इन होम कंट्रीज़। अब यहाँ पे और कहा जा रहा है, रिमूव फ्रॉम पैरेंटल केयर ग्राउंड ऑफ अब्यूज़, नेगलेक्ट किया जा रहा है, नेगलेक्ट ऑफ हार्म द चिल्ड्रन ऑफ expatriate Indians, and the judges later said are placed with foster carers who are native to countries of residence and without any ethnic and cultural link with children countries of origin. These children lose their identity, unable to develop any bond with other। मतलब एक तरीके से जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स से किसी वजह से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, या खुश नहीं हैं, या फिर कह लो पेरेंट्स नहीं हैं उनके, तो क्या इम्पैक्ट उनके डेवलपमेंट में पड़ता है, उनकी चीज़ों में पड़ता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, उसकी बात यहाँ पे करी गई है।
यही देखो बार बार चल रहा है, इंडियन, भारत, रिटेन्ड एयरलाइन, वेराइड व्यू, तो वही सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अवॉइड अ न्यू कोल्ड वॉर, चाइना टेल्स नेशन टू एशियन मिट, बोले हैं कि फिर अवॉइड करें न्यू कोल्ड वॉर को। अब चाइना ये सब बोलेगी ही, चाइना इनिशिएट करती है, मैप उसने जारी किया है, इंडोनेशिया हो गई और बहुत सारी कंट्री है वो उसको चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, पर चाइना कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें करती ही रहती है। और इंडोनेशिया है और भी बहुत करनी, मतलब उसमें ये मैप जारी करता है, उसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ के पार्ट होते हैं उसको अपना अपना बता देता है कि अपनी टेरिटरी बता देता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें G20 से रिलेटेड आ रही, क्योंकि G20 अभी बहुत ही एक मेजर इवेंट यहाँ होने वाला है अपने यहाँ पे, तो वो तो है ही। देखो एक यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, इक्वल पे विल हेल्प वुमेन चेस जू, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। जू वेंजुम फर्स्ट इन्होंने क्या किया है, विजिट किया है इंडिया, प्रूव्ड स्पेशल। इसमें कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड चैम्पियन, मतलब रीजनिंग द वर्ल्ड चैम्पियन शावर हर द लास्ट वाई द विनिंग द ब्लीज टाइटल ऑफ द, हाँ तो क्या टाइटल इनको मिला है, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट का। टाटा स्टील इंडिया टूर्नामेंट का इनको मिला है। इसमें क्या कहा जा रहा है, दैट वॉज आफ्टर क्लेमिंग रनर अप स्पॉट बिहाइंड द सरप्राइज विनर दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख विनर रही हैं इन द रैपिड सेक्शन, बट 32 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम चाइना was the only unbeaten player in the event. It was only a few weeks ago Zhu won 4th successive world championship. तो जू को 4th सक्सेसफुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिला है। द टाइटल मैच वॉज हेल्ड इन द होम टाउन ऑफ बोथ दी वुमन, संगाई एंड, यहाँ पे ये नाम जो है शोंग क्विंग, जो भी है इन लोग का नाम भी तो अजीब ही होता है, तो बस नाम याद रखना। जैसे जू का है तो 21 गेम से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, 4 बार इनको चैम्पियनशिप का खिताब मिल चुका है, ये लाइन आपको यहाँ से याद रखनी है। और नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा स्पोर्ट्स वाला था, स्पोर्ट्स से कभी कभार पूछ लेता है, हमेशा नहीं आता। फाइनली फिजिसिस्ट हैव अ वे टू सी इनसाइड शॉर्ट लिव्ड न्यूक्लियाई, तो ये सब हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। बिजारे बर्ड लाइक डायनासोर है साइंटिस्ट इन थ्रेडल, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना। हमारी वीडियो हमेशा बहुत लंबी हो जाती है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हम पढ़ ले, लास्ट पेज तक पहुँच जाएँ। जो भी छूटा रहता है वो रिपीट होता है, तो हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बार बार रिपीट पे जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।